ये कहानी है एक ऐसी सिस्टर की जो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर देती है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत दो बहनों को दिखाते हुए की जाती है, जिसमें एक का नाम नैन्सी होता है, वहीं पर दूसरी का नाम इसी। जहां पर नैन्सी अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि तुम समुद्र के देवता से शादी क्यों करना चाहती हो, जिस पर इसी उससे कहती है कि जो भी लड़की समुद्र के देवता से शादी करती है वो करीब 100 सालों तक जवान और खूबसूरत बनी रहती है, जहाँ पर उनकी पहली पत्नी 200 सालों से आज भी जवान है। जिस पर नैन्सी उससे कहती है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो, वो इंसानों की दुनिया नहीं है, कहीं तुम वहाँ पर मुसीबत में ना पड़ जाओ। इसी बीच वहाँ पर एक मॉन्स्टर मछली आ जाती है। इसी वजह से सारी लड़कियां समुद्र के अंदर गिर जाती हैं और एक अलग ही रहस्यमय दुनिया में पहुँच जाती हैं, जहाँ का मंजर काफी ज्यादा हैरान करने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बर्फ के ताबूत रखे होते हैं। वहाँ का मंजर देखकर इसी काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी बहन नैन्सी से कुछ कहने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। असल में ये लड़का राजा के छोटे भाई का बेटा होता है, जो उनसे कहता है कि इन लड़कियों को इन ताबूत में इसलिए रखा गया है ताकि ये ज्यादा दिनों तक जवान और खूबसूरत रह सके। जिस पर इसी उसे हैरान होकर पूछती है कि क्या समुद्र के राजा से शादी करने वाली सभी लड़कियों को ऐसे ही ताबूत में रखा जाता है। जिस पर डैन कहता है कि नहीं, अगर तुम समुद्र के राजा या उनके बेटे से शादी करोगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये तो बाकी के परिवारों के लिए है जिनकी पत्नियों को जवान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जहाँ पर डैन उन्हें बताता है कि समुद्र के देवता की एक ही पत्नी है, शादी तो उनके बेटे इवान को करनी है। ये सुनकर इसी के साथ आई सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वहीं पर हम नैन्सी को देखते हैं जिसे इन सब बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर सुनहरी मछली की तलाश में आई होती है। दूसरी तरफ हम राजा और रानी को देखते हैं, जहाँ रानी राजा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इवान अपनी इंटरनल पावर को पाले, क्योंकि अब दिन ब दिन मेरी हालत खराब हो रही है। जिस पर राजा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन असल बात तो ये थी कि रानी की हालत गंभीर बीमारी के कारण बिगड़ रही थी। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो बाकी सारी लड़कियों को इवान के पास ले आता है, जहाँ पर इवान उससे कहता है कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन डैन उससे कहता है कि ये डिसीजन तो तुम्हारा होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो नैन्सी के पास जाकर चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने वो बड़ी सुनहरी मछली कब देखा था। तो नैन्सी उससे कहती है कि करीब 10 साल पहले मैंने उसे समुद्र में गिरने से बचाया था और उस सुनहरी मछली ने मुझसे दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर डैन नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिससे सारी लड़कियां शादी करने आई होती हैं। वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, इसलिए इवान अपनी पावर से उन्हें फ्रीज कर देता है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और वो अपनी बहन और बाकी की लड़कियों को ऐसा देखकर इवान से कहती है कि इन्हें तुरंत ही ठीक करो। इसलिए इवान अपनी मैजिकल पावर से उन लड़कियों को ठीक कर देता है, लेकिन इसी अभी भी फ्रीज होती है। इवान उसे बार बार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जिस पर इवान नैन्सी को समझाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को ठीक करने के लिए मेरे पिता से कहूँगा और वो उन्हें ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ रानी को दिखाया जाता है जिनका इलाज चल रहा होता है। जैसे ही इवान को अपनी माँ की हालत के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके पिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कोई रहस्यमय जहर दिया गया है, जिसे ठीक करने के लिए तुम्हें इंटरनल पावर चाहिए होगी, जो कि करीब 10 साल पहले तुमसे छीन ली गई थी। तो राजा इवान से कहते हैं कि तुम्हें ब्लैक स्नेक के फॉरेस्ट में जाना होगा और मेरी माँ से अपने इंटरनल पावर को वापस लेनी होगी, तभी तुम पूरी तरह से समुद्र के देवता बन सकते हो और तुम्हारी मॉम को ठीक करने में तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। साथ ही जब भी तुम्हारी इंटरनल पावर तुम्हारे करीब होगी, वो तुम्हें पहचान लेगी और तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। जिसके बाद इवान के पिता उसे कुछ पावर्स देते हैं, लेकिन इससे पहले इवान उनसे और कुछ कह पाता वो फिर से ध्यान में चले जाते हैं। इसलिए इवान अपने चाचा के पास आ जाता है और उनसे इसी को ठीक करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसके चाचा इसी को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और कहते हैं कि शायद इनको शाही पावर से ही ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनकर नैन्सी घबराने लगती है, जिस पर इवान उसे समझाता है और कहता है कि मैं ब्लैक फॉरेस्ट जा रहा हूँ। जिसके बाद ये तीनों ब्लैक स्नेक के फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पहुँचने पर एक सीक्रेट डोर खुलता है
वहाँ पर एक बड़े से स्नेक में सवार होकर एक जादूगरनी आती है, जिसके सामने इवान झुक जाता है क्योंकि वो उसके पिता की माँ होती है। वो उनसे कहता है कि आप मेरी इंटरनल पावर वापस कर दें, लेकिन वो बूढ़ी जादूगरनी ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसी वजह से इवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करने के दौरान बूढ़ी जादूगरनी उससे कहती है अपने पिता से कहो कि समुद्र का सिंहासन मुझे सौंप दे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इंटरनल पावर वापस कर दूंगी। और आखिरकार इवान उस स्नेक को हरा देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सुनहरी फिश वाली सोल निकालनी पड़ती है। ये देखकर नैन्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इसी मछली को कब से ढूंढ रही होती है। खुद को हारता हुआ देखकर बूढ़ी जादूगरनी फिर से हमला करती है। इवान को बचाने के लिए नैन्सी उसके सामने आ जाती है, लेकिन उसे इस अटैक से कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर बूढ़ी जादूगरनी भी हैरान हो जाती है। आखिर में बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है कि तुम्हारी इंटरनल पावर तुम्हारे आसपास ही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है, जिसके बाद ये सभी अपने महल में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी अभी भी इवान के बारे में ही सोच रही होती है कि जब 10 साल पहले मैंने उस मछली की जान बचाई थी तो उसने मुझे खास सोने का टुकड़ा दिया था। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बता देता है और कहता है कि वो इंटरनल पावर आपकी मॉम के पास नहीं है, बल्कि वो किसी लड़की के शरीर में है। जब भी मैं उस लड़की के थोड़े पास जाऊंगा वो इंटरनल पावर खुद ब खुद मेरे शरीर में आ जाएगी, लेकिन वो इंसानी लड़की कहाँ है मुझे भी खुद नहीं पता है। जिस पर इवान के पिता उसे एडवाइस देते हैं कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करो ताकि तुम्हारी इंटरनल पावर कहाँ है तुम्हें ये पता चल जाए और किस लड़की के पास है, और तुम उसे हासिल करके मेरी तुम्हारी मॉम को ठीक करने में मदद कर सको। दूसरी तरफ हम डैन और उसके पिता को देखते हैं, जिन्हें ये बात पता चल जाती है कि नैन्सी के अंदर ही इवान की इंटरनल पावर है और अब वो किसी भी तरह से नैन्सी के अंदर से इवान की इंटरनल पावर हासिल करना चाहते हैं ताकि वो यहाँ का राजा बन जाए। और उन्होंने ही नैन्सी की बहन इसी को इस तरह से फ्रीज किया था। जिस पर डैन के पिता उससे कहते हैं कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया तो तुम जल्दी से नैन्सी के शरीर से उसकी इंटरनल पावर हासिल कर लो ताकि तुम यहाँ का राजा बन जाओ। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो नैन्सी के पास बैठा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जहाँ पर इवान नैन्सी से पूछता है कि जब बूढ़ी जादूगरनी ने तुम पर हमला किया था तो तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि करीब 10 साल पहले जब मेरी हालत किसी बीमारी की वजह से बिगड़ती जा रही थी तो कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा था, पर एक अनजान औरत ने मेरे अंदर कुछ पावर्स डाल दी। अब यहाँ पर इवान को भी ये बात रिवील हो जाती है कि उसकी इंटरनल पावर नैन्सी के पास ही है, लेकिन इवान पूरा सच जानने के बाद भी नैन्सी से कुछ नहीं कहता कि उसकी इंटरनल पावर उसके शरीर में है। दूसरी तरफ हम डैन और उसके पिता को देखते हैं जो अपनी अगली चाल चलते हैं, जिसमें वो नैन्सी की बहन इसी को ठीक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी इवान इसी के गले में वही सोने का टुकड़ा देखता है जिसे उसने 10 साल पहले उस छोटी बच्ची को दिया होता है, जहाँ पर इवान नैन्सी को बताता है कि करीब 10 साल पहले जब उस बूढ़ी जादूगरनी ने मेरी इंटरनल पावर छीन ली थी तो मैंने खुद को बचाने के लिए सुनहरी फिश के सोल में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन मैं पौधों के बीच फंस गया था। तब एक छोटी बच्ची ने मुझे बचाया था और उसने कई दिनों तक मेरी देखभाल की थी और इसलिए मैंने उसे लौटते टाइम उसे दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया था और उसे मैंने अपने शाही परिवार का खास सिक्का दिया था। अब यहाँ पर नैन्सी को ये बात समझ आ जाती है कि अगर उसने सच कह दिया कि वो छोटी बच्ची इसी नहीं बल्कि वो खुद है तो वो उससे शादी कर लेगा और असल में उसकी बहन इसी यहाँ की रानी बनना चाहती है। इसलिए नैन्सी यहाँ पर सच नहीं बताती और अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। इधर हम इसी को देखते हैं जो अब ठीक हो जाती है, जहाँ पर इवान उससे पूछता है कि क्या तुम वही छोटी लड़की हो जिसे मैंने वो शाही सिक्का दिया था, जहाँ पर इसी अब झूठ कह देती है। अपनी बहन के ऐसा करने पर नैन्सी काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और इसी से कहता है कि जो भी इस सिक्के को लेकर समुद्र द्वीप में आता है उसकी इच्छा पूरी की जाती है। जिस पर इसी कहती है कि मैं इवान से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इवान तो नैन्सी से प्यार करता है इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। तभी डैन उसे इस किंगडम के रूल्स के बारे में बताता है और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने लगता है। इसी वजह से इवान को भी हाँ करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सब उनकी एक चाल होती है। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जो अकेले जाकर रोने लगती है क्योंकि वो भी इवान से प्यार करती थी। तभी उसके कमरे में इवान आता है और उसे देखकर वो खुश होने का नाटक करती है
है और अब वो इवान को उससे दूर रहने के लिए कहती है। ये सुनकर इवान को लगता है कि नैन्सी उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है। जब इवान अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर इसी उसका वेट करती है और उससे कहती है कि इन सारे ताबूत में जो लड़कियां कैद है उन्हें आजाद कर दो। मैं चाहती हूँ कि वो सभी मेरी शादी में शामिल हो। इसलिए इवान सभी को आजाद कर देता है, लेकिन वो सारी लड़कियां किसी जादुई पावर के वश में होती हैं, इसलिए वो इवान पर ही हमला कर देती हैं। अब क्योंकि इवान अकेला होता है और उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां इवान को एक ताबूत में कैद कर देती हैं। ये सब कुछ देखकर नैन्सी रोते हुए इवान के पास आती है और उससे कहती है कि 10 साल पहले जिस लड़की ने तुम्हें बचाया था वो मैं ही थी और मैंने ही वो सोने का सिक्का मेरी बहन को दिया था। इसी बीच डैन और उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और यहाँ उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है कि इन दोनों ने ही इवान को कैद किया है और वो सारी लड़कियां इन दोनों के वश में थी ताकि वो इवान को कैद करके कहीं दूर भेज सके। इवान और नैन्सी इन दोनों की गद्दारी देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़ी जादूगरनी आ जाती है और कहती है कि ये लड़की नैन्सी मुझे चाहिए, लेकिन डैन उसे साफ मना कर देता है। तभी उसके पिता उसे इशारा करते हैं और बूढ़ी जादूगरनी को नैन्सी को अपने साथ ले जाने देते हैं, जिसके बाद डैन और उसके पिता इवान को जादुई तालाब की गहराइयों में छिपा देते हैं। जिसके बाद ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग महल में लौट जाते हैं, जहां जाकर सारे सेनापति से कहते हैं कि उस बूढ़ी जादूगरनी ने इवान को जादुई तालाब में कैद कर दिया है, जल्दी से मेरे साथ चलकर उन्हें बचाओ। ये सुनकर सभी लोग उसी जादुई तालाब के पास आ जाते हैं और अपनी पावर से इवान को बचाने की कोशिश करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डैन अपने ही सोल्जर्स को मारने की कोशिश करता है। उसकी ये हरकत देखकर सेनापति उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर डैन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो राजा का साथ छोड़ दो और मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ही अगला राजा बनूंगा। ये सब सुनकर उसके सारे सोल्जर उससे कहते हैं कि तुम गद्दार हो, तो डैन उनसे कहता है कि आप सब मरोगे। ये कहकर वो अपनी पावर से उन पर हमला करता है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, लेकिन आखिरकार डैन सारे सोल्जर्स को मार देता है और ताबूत को फिर से तालाब की गहराइयों में छिपा देता है। ऐसा करने के बाद डैन और उसके पिता बूढ़ी जादूगरनी के पास आते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि अगर आप राजगद्दी संभालना चाहती हो तो हम आपका साथ देंगे, बस नैन्सी को हमारे हवाले कर दो। लेकिन बूढ़ी जादूगरनी ज्यादा चालाक होती है और उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नैन्सी के अंदर की इंटरनल पावर को निकालकर अपने बेटे के शरीर में डालना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा करके अपने पोते के साथ ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद बूढ़ी जादूगरनी नैन्सी को इवान के पास भेज देती है। वहीं पर डैन और उसके पिता उस बूढ़ी जादूगरनी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बूढ़ी जादूगरनी का ब्लैक स्नेक आ जाता है, जिससे बचने के लिए डैन उसे जंजीरों से जकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डैन के पिता उस सांप को मार देते हैं। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां पर इवान अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर मछली के रूप में बाहर आ जाता है, जिस पर नैन्सी उससे कहती है कि जल्दी जाकर बूढ़ी जादूगरनी को बचाओ। दूसरी तरफ स्नेक के मरने के बाद बूढ़ी जादूगरनी कमजोर हो जाती है, इसलिए डैन और उसके पिता उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और उनसे कहता है कि बूढ़ी जादूगरनी को छोड़ दो, लेकिन तभी डैन नैन्सी के गले में तलवार रख देता है और इवान से कहता है कि अगर तुम इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो नैन्सी से कहो कि तुम्हारी इंटरनल पावर मुझे दे दे। ये सुनकर नैन्सी अपनी इंटरनल पावर इवान को देने लगती है और उससे कहती है कि अपनी इंटरनल पावर इन्हें कभी मत देना, वरना इन्हें हराना इम्पॉसिबल होगा, और वैसे भी ये पावर हासिल करने के बाद हम लोगों को मार ही देंगे। लेकिन इवान नैन्सी और बूढ़ी जादूगरनी को बचाने के लिए अपनी इंटरनल पावर डैन को देने लगता है, लेकिन इंटरनल पावर की वजह से डैन की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर उसके पिता समुद्र में लौट जाते हैं। इधर अब नैन्सी की भी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर से इवान की इंटरनल पावर निकल गई थी, जहां पर इवान उसे ठीक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। वहीं पर नैन्सी उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, वैसे भी तुमने अपनी इंटरनल पावर उन्हें दे दिया है, वरना तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगे। लेकिन इवान उससे कहता है कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम डैन के पिता को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ मिलकर डैन की पावर को बैलेंस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़ी जादूगरनी और इवान आ जाते हैं, जहाँ पर राजा की हालत भी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि डैन के पिता ने उनकी इंटरनल पावर खींच लिया था। जहाँ राजा को ठीक करने के लिए बूढ़ी जादूगरनी अपने पास से थोड़ी पावर उसे दे देती है, जहाँ बूढ़ी जादूगरनी इवान से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और उन लोगों को रोको, अगर उसने तुम्हारी इंटरनल पावर को अंदर ले लिया तो ये द्वीप बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें उन्हें किसी भी कीमत में रोकना होगा। जिसके बाद ये डैन के पिता के पास पहुंच जाते हैं, जो डैन के अंदर उसकी पावर को समाहित कर रहा होता है
और ये लोग डैन के पिता और उनके लोगों पर हमला करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर भयानक युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इवान की इंटरनल पावर अपने ऑनर को पहचान लेती है और उसके शरीर में वापस आ जाती है, जिसके बाद इवान अपनी फिश वाली पावर से डैन के पिता को टक्कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इधर हम डैन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए डैन के पिता उसके बेटे को छोड़ने की विनती करता है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को जहर दिया था ताकि मैं अपने बेटे को यहाँ का राजा बना सकूं। इस पर बूढ़ी जादूगरनी कहती है कि इन्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इवान एक रहमदिल इंसान होता है, इसलिए उन्हें 100 साल की जेल की सजा सुनाता है। जिसके बाद इवान अपनी इंटरनल पावर से अपने माता पिता को ठीक कर देता है, जहाँ राजा भी अपनी माँ से माफी मांगता है। वो बूढ़ी जादूगरनी कहती है कि मैंने इवान की इंटरनल पावर इसलिए छीना था ताकि वो इंटरनल पावर के बिना भी मजबूत बन सके। इधर हम नैन्सी और इवान को देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए इन दोनों की शादी कर दी जाती है। वहीं पर इसी को देखते हैं जो बाकी लड़कियों के साथ वहां से चले जाती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।